अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शम्स। मैं हूँ इस वक्त मस्कत ओमान में और मैं जा रहा हूँ तुर्की इस्तांबुल। एक न्यू डेस्टिनेशन, एक न्यू प्लेस और एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट होने जा रहा है। इस वक्त मैं ओमान एयरपोर्ट के जो लाउंज है उसका एक्सेस ले लिया है और तकरीबन कोई घंटे बाद मेरा नेक्स्ट फ़्लाइट है इस्तांबुल के लिए। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इस्लामाबाद से ही व्लॉग स्टार्ट करूँ, वीडियो स्टार्ट करूँ, लेकिन माज़रत के साथ हमारे इस्लामाबाद के एयरपोर्ट की जो स्टाफ है या वहाँ का जो सिस्टम है वो इतना पेचीदा है और इतना समझ से बाहर है कि इंसान को समझ में नहीं आता कि मैं अपने डेस्टिनेशन पे यहाँ से निकलूँगा कि नहीं। तो इस वजह से मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि जब भी ऐसे डेस्टिनेशन पे पहुँचूँ जहाँ से मुझे लगता है कि आगे मेरा सफ़र स्मूथ रहेगा तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो ये अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस्तांबुल का मेरा जो सफ़र है वो दिखाऊंगा और रात को मेरा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जो एक्सपीरियंस था वो 50-50 था। मेरे साथ तो बिहेवियर वहाँ की इमिग्रेशन का अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, लेकिन मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे, मेरा इस ट्रिप में मेरे साथ कुछ दोस्त थे तो उसको काफ़ी तंग किया था। और हमेशा की तरह इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जो बिहेवियर है उस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं देना चाहता। लेकिन अभी इस वक्त में ओमान एयरपोर्ट के जो लाउंजेस है वहाँ पर मैंने एक्सेस ले लिया है और ये बहुत ही बड़ा लाउंज है यहाँ का। ये प्रीमियम लाउंज है ओमान एयरपोर्ट पर और ये आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारे आइटम्स हैं वो ब्रेकफास्ट के रिलेटेड, क्योंकि अभी इस टाइम ब्रेकफास्ट का टाइम है तो ब्रेकफास्ट के लिए इन लोगों ने काफ़ी अच्छे सेटअप बना लिए और काफ़ी यहाँ पर इसके साथ डिशेज़ है, वेराइटीज़ है। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। ये जो फ्रूट्स है ये मैंने कुछ दोस्त के लिए उसके लिए उठाए है। आप लोग ये ना सोचे कि ये सारे मैं खाऊंगा। तो मैंने सिर्फ ये एक पराठा और कुछ जैम वगैरह लिए और कुछ छोले थोड़े से। तो अभी भाई को कहा है वो मेरे लिए मिल्क टी बना रहा है, कड़क वाला, कड़क नहीं है सॉरी, टपाल वाला। तो यहाँ का जो एक्सेस मुझे मिला है वो भी मुझे प्लैटिनियम कार्ड पे फ्री में मिला है। ये काफ़ी बड़ा लाउंज है और इसका नाम है प्राइम क्लास। तो 3-4 जगह पे सिर्फ इसका ये बुफे सिस्टम है और काफ़ी बड़े एरिया पर है ये। तो ये 5th फ्लोर पे है ओमान एयरपोर्ट पे और यहाँ पर अगर आपके पास कोई प्लैटिनियम या प्रीमियम कार्ड है तो उस पर आप यहाँ फ्री एक्सेस भी ले सकते हो। दूसरा यहाँ पर काफ़ी फैसिलिटीज़ है, किड्स के लिए प्ले एरिया है और बाकी भी काफ़ी इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं यहाँ पर।
ये प्राइम लाउंज का जो किड्स एरिया है वो है। और अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अभी अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ और नेक्स्ट मेरा जो फ्लाइट है उस गेट की तरफ मैं जाऊँगा क्योंकि वो मिस ना हो जाए। अच्छा, अभी मेरी नज़रों के सामने एक वीडियो गुजरी है एक बंदे की। वो कह रहा था कि मैं दुबई एयरपोर्ट पे था और मेरे पास एक PNR में टिकट नहीं थे और मुझे आगे सर्बिया का जो बोर्डिंग है वो नहीं मिला और मैं अपलोड हो गया दुबई में। तो ये कुछ चीज़ें या कुछ गलतफहमियाँ होती है ना। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो यहाँ की ना बहुत ही ज़बरदस्त लुक है। अच्छा, तो हर कंट्री की अपने एक रूल रेगुलेशंस होते हैं। जब आप एक कंट्री ट्रेवल कर रहे हो तो बिफोर ट्रेवल आप ये मेक श्योर करें कि जिस कंट्री में जा रहा हूँ इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और वो रिक्वायरमेंट्स किस हिसाब से होते हैं। वो रिक्वायरमेंट्स सबसे पहले तो आपकी नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं कि आपकी नेशनलिटी आपके पास, आपके हाथों में पासपोर्ट कौन सा है। सपोज़ अगर आपके पास US का पासपोर्ट है, कनाडा का पासपोर्ट है, तो मोर देन 100 कंट्रीज़ आप वीज़ा फ्री उस पर ट्रेवल कर सकती है और आपके उस कंट्री में कोई भी ना रिक्वायरमेंट नहीं होती उस कंट्री के लिए। अब सपोज़ पाकिस्तानी पासपोर्ट है, हम क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रेवल करते हैं तो इसी के रिलेटेड मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि इंफॉर्मेशन दे दूँ। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जब भी आप ट्रेवल करते हो किसी भी कंट्री, तो आप देख लीजिए कि आपके पासपोर्ट पे और कौन कौन से वीज़े हैं। सपोज़ आपके पासपोर्ट पर बड़ी कंट्री का वीज़ा है जैसे UK, कनाडा या अमेरिका, तो इस सूरत में, इस कंडीशन में आपके लिए बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जो विदाउट वीज़ा हो जाती है या वीज़ा ऑन अराइवल हो जाती है, जिस तरह सर्बिया, अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें इजिप्ट भी शामिल है, मलेशिया भी है और इसके अलावा और भी तकरीबन कोई 42 कंट्रीज़ है जो आपको वीज़ा फ्री एक्सेस दे देती है। लेकिन उसमें भी हर कंट्री की डिफरेंस ऑप्शंस है या डिफरेंस वहाँ पर कंडीशंस है। वो इस तरह सपोज़ आपके पास अगर UK का वीज़ा है और आप इस पे जा रहे हो अल्बानिया, तो आप जा सकते हो, लेकिन अल्बानिया जाने से पहले वो जो आपका UK का वीज़ा है वो यूटिलाइज़, वो एक मरतबा आपने उस पर UK का ट्रेवल किया हो तभी आपको अल्बानिया में एंट्री मिलेगी। अब अगर आप सर्बिया जा रहे हो तो सर्बिया के लिए ये कंडीशन नहीं है। आप सर्बिया जैसे आप UK का वीज़ा लेते हो तो आप उस पर ट्रेवल कर सकते हो सर्बिया के लिए। अब अगर आप तुर्की जा रहे हो तो तुर्की के लिए भी आप के लिए लाजिम नहीं है कि आप UK का पहले ट्रेवल कर चुके हो। अगर आपके पास है UK का वीज़ा तो तुर्की आप डायरेक्ट जा सकते हो, आपके वीज़ा मिलेगा, उसको बोलते हैं B1 वीज़ा, तो यू कैन ट्रेवल। इसी तरह आप नॉर्थ मैसेडोनिया जा सकते हो, आप इसके अलावा सर्बिया जा सकते हो, अल्बानिया नहीं जा सकते। तो ये इसी तरह इजिप्ट जा सकते हो, लेकिन इजिप्ट के लिए भी ये लाजिम है कि एक मरतबा आप UK का ट्रेवल कर चुके हो। आप सऊदी अरब का 1 ईयर वीज़ा ले सकते हो, लेकिन उसके लिए भी ये शर्त है कि आपने एक मरतबा ट्रेवल किया हो UK का, अमेरिका का, तो यू कैन गेट 1 ईयर वीज़ा आप सऊदी अरब। तो ये कुछ मालूमात थी, मैंने सोचा तो इम्पोर्टेंट समझा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसके अलावा अभी ये मेरा जो तुर्की का ट्रिप स्टार्ट हो चुका है, इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, ख़ास करके वीज़ा के रिलेटेड, इमिग्रेशन के रिलेटेड, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे गुड न्यूज़ भी हैं जो मेरे पास कुछ हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो भी मैं इस सीरीज़ में कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ लाजमन शेयर करूँ। तो इस ट्रिप में मेरे साथ जो कंपनी है वो आप लोगों के साथ में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। द ओनली वन, माय ब्रदर ज़फ़र इकबाल एंड माय फ्रेंड मोहम्मद ज़ेब ख़ान, ये इस ट्रिप में मेरे साथ है और मुझे कंपनी दी है इसने इन लोगों ने। तो इंशाल्लाह ये ट्रिप काफ़ी एडवेंचर, काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा और काफ़ी कुछ है जो हम अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एडवांस में या इनिशियल में बोलना कुछ एक्साइटमेंट ऐसी होती है जो फिर मज़ा ही नहीं करता। तो ये हमारी जो सीरीज़ अभी स्टार्ट हो चुकी है,
टर्की की, इसके आगे फिर और बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स है। और मैं कोशिश करूँगा कि इन सीरीज़ में इमिग्रेशन के रिलेटेड, वीज़ा के रिलेटेड काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ हिडन, कुछ सीक्रेट न्यूज़ है, वो भी एट द एंड ऑफ दिस ट्रिप मैं लाजमन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ज़ेब भाई का रिव्यू लेंगे। ज़ेब भाई जी, इस्लामाबाद से लेकर यहाँ तक यकीन करें सच्चे दिल से आपने बोलना है, एक्सपीरियंस कैसे रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तो आपको पता है एज़ यूजुअल थोड़ा सा बिड एक्सपीरियंस होता है, और वो तो एज अ नेशन हमारी कमज़ोरी है, उस पर हम में कुछ नो कमेंट्स, नो वर्डिक्ट। तो अभी हम और भाई जो है ना गेट की तरफ जा रहे हैं। हमारा जो गेट है अभी तक हमने ये भी नहीं देखा कि गेट कौन सा नंबर है। तो इंशाल्लाह इस्तांबुल तक ये वीडियो चलाएंगे, और इस्तांबुल में हमारे साथ जो एक्सपीरियंस इमिग्रेशन का होता है, क्या क्या वो पूछते हैं, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूँ कि हमने इस्तांबुल के टर्की की कोई भी वीज़ा एम्बेसी से नहीं लिया। हमारे पास जो यूके के वीज़े थे उसी पर हमने टर्की के B1 वीज़ा लिया है और उस पर ट्रेवल कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, ये एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि यूके वीज़े पर आप टर्की का अगर B1 वीज़ा लेते हो तो उस पर ट्रेवल इजी होता है कि नहीं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन का सफ़र है वो स्टार्ट होने जा रहा है। ये सलाम एयर की तरफ मैं जा रहा हूँ, और ये ओमान एयरपोर्ट से ज़्यादातर ये सलाम एयर और दूसरा ये ओमान एयर यही ऑपरेट होते हैं, और अच्छा एयरपोर्ट है। मेरा यहाँ पर आई थिंक ये फर्स्ट टूर लेता स्टाफ हुआ था यहाँ पर मेरा, तो ओवरऑल अच्छा था। और इस्लामाबाद से ओमान तक का जो सफ़र था वो भी अच्छा था। तो अभी जहाज़ में जा रहा हूँ, देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो अभी तो ये जहाज़ बिल्कुल खाली है, लेकिन कुछ देर के बाद ये फुल हो जाएगा सब कुछ। तो ज़ेब भाई साथ में बैठे हैं। ये ज़ेब भाई के साथ फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है। इससे पहले और दोस्तों के साथ तो मैं काफ़ी ट्रेवल कर चुका हूँ, और ये इंटरनेशनल जो ट्रेवल है ये भी एक चैलेंज है, एक एडवेंचर है, क्योंकि काफ़ी इसमें दुश्वारी आती है, काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस, काफ़ी न्यू इंसान के सामने मसले मसाइल भी आ जाते हैं। तो कभी गुड कभी बैड ये सिचुएशन होता है। तो जब भी आप लोगों ने ट्रेवल करना है तो 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है, और अगर वो 2-3 आदतें आप में नहीं है तो फिर ट्रेवल करने की कभी भी ना कोशिश या सोचना भी मत। उसमें फर्स्ट ये कि बी पेशेंट, हमेशा सब्र से काम लोगे। और दूसरा सफ़र के दौरान बी अलर्ट, हमेशा आपने अपने आप को अलर्ट रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप में सब्र नहीं है तो ट्रेवल के दौरान कुछ ऐसे वाक़यात आ जाते हैं जिसमें सब्र के अलावा कुछ भी नहीं होता। कभी कभार आपसे फ़्लाइट मिस हो सकता है, आपने जो बुकिंग की होती है, आपने के पास जो रिक्वायरमेंट होता है वो इमिग्रेशन के रिलेटेड नहीं होता, या इमिग्रेशन के मुताबिक नहीं होता, या कभी कभार वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो ओवरलुक आपके डॉक्यूमेंट्स को करता है, या वैसे ही वो आपकी बिहेवियर से सेटिस्फाइड नहीं होता और आपको तंग करना शुरू करता है। तो उस दौरान आपने पेशेंस सब्र से काम लेना होता है। और बी अलर्ट का मतलब ये है कि हमेशा एयरपोर्ट पर ट्रेवलिंग के दौरान आपने चुस्त रहना है, क्योंकि अगर आप चुस्त नहीं रहोगे तो आपसे फ़्लाइट मिस हो सकता है, आपसे बस या दूसरा आपका जो भी ट्रेवल प्लान है उसमें उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स है, ये मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि जब भी आप लोगों ने ट्रेवल करना है तो कोशिश किया करें कि बी अलर्ट एंड बी पेशेंट।
डिस्टेंस अभी बाकी है इस्तांबुल तक। तो ये टोटल कोई 5 घंटे का सफ़र था। जहाज़ जब ओमान से निकला तो मैं रडार और मैप देख रहा था, तो पहले ये ईरान में एंटर हो गया और ईरान से फिर ये टर्की में एंटर हो गया। लेकिन टर्की जब एंटर हो गया तो टर्की की इनिशियल अपने डेस्टिनेशन से लेकर इस्तांबुल तक भी बाई एयर तकरीबन कोई 2 घंटे का सफ़र जहाज़ ने किया टर्की में। तो इस वजह से जो इस्तांबुल है वो बिल्कुल यूरोप के पास है और उसका कुछ हिस्सा छोटा सा थोड़ा सा वो यूरोप में आता है, बाकी एशिया में आता है। तो जिसकी वजह से इस्तांबुल तक डिस्टेंस ज़्यादा बन जाता है। आज का जो वेदर है काफ़ी सनी डे है, क्लाउड आप ये देख सकते हो। और लास्ट टाइम जब मैं इस्लामाबाद से डायरेक्ट इस्तांबुल जा रहा था तो वो भी कोई 5 घंटे और 20 मिनट का सफ़र था। तो अभी मैं देख रहा था कि ओमान से भी उतना है और इस्तांबुल से भी। तो इस वजह से कि जब जहाज़ डायरेक्ट जाता है इस्लामाबाद से या कराची से तो वो भी वाया ईरान ही जाता है, तो डायरेक्ट ईरान में एंटर होके अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। अगर आप ओमान से ट्रेवल कर रहे हो तो फिर रूट थोड़ा सा ना चेंज हो जाते हैं और भी आपके लिए रूट लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से ये टोटल सफ़र मेरा तकरीबन कोई 8 घंटे 9 घंटे तक पहुंच गया, क्योंकि ओमान से लेकर इस्तांबुल तक कोई 5 घंटे और 10 मिनट का सफ़र था और इस्लामाबाद से ओमान तक कोई 3 घंटे का सफ़र था। 8 घंटे से ऊपर का ये टोटल सफ़र बन गया। जहाज़ इस्तांबुल में एंटर हो चुका है और बस अभी लैंडिंग कर रहा है। ये आपको जो नज़र आ रही है प्रिंसेस आइसलैंड्स, ये छोटे छोटे आइसलैंड्स है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको एक्सप्लोर भी करेंगे। वो सामने इस्तांबुल है, तो ये बहुत छोटे खूबसूरत आइसलैंड्स है। इसका डे ट्रिप भी आप कर सकते हो और अगर कुछ दिन के लिए आप यहाँ पर स्टे करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो।
वेलकम टू इस्तांबुल। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से सबीहा गुलशन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके। इमिग्रेशन भी हो गया, कस्टम भी हो गया और एक्सपीरियंस ऐसा था कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी ऐसा कोई बेड कुछ भी नहीं था। और अभी जा रहे हैं सिटी की तरफ। तस्कीन स्क्वायर में हमने अकोमोडेशन बुक किया है, तो यहाँ से हम टैक्सी और बस दोनों हमारे पास ऑप्शंस है। तो देखते हैं कि कौन सा बेस्ट रहता है। इंशाल्लाह अभी जाएंगे तस्कीन स्क्वायर, वहाँ पर हमने अकोमोडेशन बुक किए। तो ज़ेब भाई से पूछेंगे कि ज़ेब भाई इस्तांबुल में इसको कैसा वेलकम मिला। अल्हम्दुलिल्लाह भाई बहुत अच्छा इस्तेमाल किया इस्तांबुल वालों ने, बहुत अच्छा रिव्यू है उसको हमारे साथ किया। ज़बरदस्त माइग्रेशन अच्छे तरीके से। बस कुछ भी नहीं था यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने तो यूएस वीज़े पर B1 वीज़ा लिया था टर्की का, और ज़फ़र भाई ने और मज़ीब भाई ने यूके वीज़े पर। जस्ट उसने वो B1 वीज़ा का पेपर मांगा और बस स्टैम्प लगा दिए। बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, कोई इंटरोगेशन नहीं था, कोई इस्लामाबाद की तरह वो तंग नज़री नहीं थी। और ऐसा अपील कर रहे थे हम कि हम एक ऐसे मुल्क आए हैं जो हमें वेलकम कर रहे हैं। और जब हम अपने मुल्क से निकल रहे थे तो ऐसा अपील कर रहे थे कि हम कोई चोरी करके भाग रहे हैं या हमने कोई जुर्म करके भाग रहे हैं। तो ये सिर्फ फ़र्क है पाकिस्तान में और इस्तांबुल में। बाकी इंशाल्लाह देखेंगे आगे क्या क्या होता है। अभी एयरपोर्ट से निकले, तस्कीन स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर हमने अकोमोडेशन बुक की है। और मैंने जो फर्स्ट बात नोट की इस ट्रिप में वो ये कि जो टर्की लेरा है वो काफ़ी डी वैल्यू हो चुका है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो इसी एयरपोर्ट से मैंने तस्कीन स्क्वायर तक कोई 50 लेरा दिए थे किराए के, और इस टाइम इस मरतबा 210 लेरा ले चुके हैं। तो इसका मतलब है कि 4x 4 टाइम ज़्यादा इन्फ्लेशन यहाँ पर आए हैं तकरीबन 2022 के बाद, क्योंकि लास्ट मरतबा में 2022 में आया था। तो इसका मतलब है कि टर्की इकॉनमी और फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी क्राइसिस में है। अभी जा रहे तस्कीन स्क्वायर की तरफ, और यहाँ की जो सर्विस है ना, ये हवाल बस इसको बोलते, ये यहाँ इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी ऑपरेट होते और ये सबीहा एयरपोर्ट से भी। तो काफ़ी अच्छा इसका सफ़र होता है, तकरीबन कोई 2 घंटे का टाइम ये लेते हैं। और इसके अलावा मौसम यहाँ का मैं पाकिस्तान की तरह बिल्कुल फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी टेम्परेचर उसी तरह का है। आगे यूरोप में फिर में भी की सर्दी होगी। तो इस टाइम मैं हूँ तस्कीन स्क्वायर पर, और ये आप देख सकते हो यहाँ का जो मशहूर ट्रेन है वो चल रहा है। मैं आ गया था तो फिर होटल में चेक इन कर रहा था, काफ़ी थकावट था, और फिर उसके बाद कुछ और एक्टिविटीज़ दी। तो अभी बाहर निकले और हमने डिनर किया, खाना वगैरह खा लिया। एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था तो वहाँ पर खाना खा लिया। ये वीडियो मैं यहाँ पर क्लोज़ करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इस्तांबुल के जितने भी बेस्ट प्लेसेस है उसको एक्सप्लोर करेंगे और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे। तो मुझे दे दीजिए इजाज़त। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे आप पेज पर हो तो पेज को ज़रूर लाजमन फॉलो कर दीजिए। मुझे दे दीजिए इजाज़त। अपने दुआओं में खुसूसी याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।